हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन हैं वो हल कर रहे हैं। और अभी तक हमने साझेदार का अवकाश ग्रहण या साझेदार की निवृत्ति या साझेदार की मृत्यु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कर रहे थे। और इस यूनिट में 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन ये आने वाला है। और अभी तक 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आज की क्लास में हम उसी कड़ी में आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि कल की क्लास में हमने 5, 6, 7 ये 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं ये हमने कल कर लिए थे। कि पहले वाली क्लास में भी मैंने आप लोगों को 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये प्रश्न हमने किए थे। 2-2 नंबर वाले ये प्रश्न हमने किए थे। ये करीब हमारे 5 प्रश्न हमारे थे ये 2 नंबर वाले। फिर 4 नंबर वाले कल की क्लास में हमने 3 सवाल किए। आज हम इसी में आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ये। ए, बी और सी साझेदार हैं जो लाभ को 2, 3, 5 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पुस्तकों में पहले से ही 1 लाख रुपए से एक ख्याति खाता विद्यमान है। मतलब पुरानी ख्याति उनकी पुस्तकों में है। ए अवकाश ग्रहण करता है और बी के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात, मतलब बी अवकाश ग्रहण करता है और बी के अवकाश ग्रहण करने के दिन ख्याति का मूल्यांकन 90,000 रुपए पर किया गया। पे ए बी सी में से बी रिटायरमेंट ले रहा है और बी जिस दिन रिटायरमेंट लेता है उस दिन फर्म की कुल ख्याति है 90,000 रुपए। ए और सी ने भविष्य में लाभ समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। अब जो ए और सी बचा हुआ है उन्होंने अपना फ्यूचर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो बराबर बराबर करने का निर्णय लिया है। मतलब ये उनका नया अनुपात हो गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे सामने 2 बातें हैं। एक तो पुरानी ख्याति है और एक नई ख्याति है। पुरानी ख्याति जब पुस्तकों में दी हुई होती है तो उसे हमें पहले अपलिखित करना पड़ता है, राइट अप करना पड़ता है। तो उसको अपलिखित करने का तरीका क्या है कि ख्याति खाता हमें क्या करना है, डेबिट होता है। तो जो भी संपत्तियों का खाता होता है वो हमेशा डेबिट शेष होता है। अब यदि उस संपत्ति खाते को हमें बंद करना है तो उस संपत्ति खाते को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब ख्याति खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यदि ख्याति खाता क्रेडिट होगा 1 लाख रुपए से तो फिर डेबिट मतलब वो ख्याति की राशि कहाँ जाने वाली है, तो तीनों साझेदारों के पूंजी खातों में डेबिट पक्ष में जाने वाली है। ठीक है। तो हमारी जो जनरल प्रविष्टि पहली वाली जो पुरानी ख्याति के लिए क्या हो जाएगी, ए का पूंजी खाता डेबिट, बी का पूंजी खाता डेबिट, सी का पूंजी खाता डेबिट ख्याति खाते से। और ये जो 1 लाख रुपए है हम 2, 3, 5 के अनुपात में उनमें बांट देंगे। ये पहली वाली प्रविष्टि खत्म हो गई। दूसरी बात है, नई वाली ख्याति 90,000 रुपए है। अब नई नई वाली जो ख्याति है 90,000 है, ये पूरी का लेखा नहीं करना है। इस 90,000 की ख्याति में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति कितनी होगी, तो बी जो है अवकाश ग्रहण करने वाला है, बी का हिस्सा कितना है 3/10। तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27,000 रुपए। यदि हम 3/10 हिस्सा निकालने जाएंगे तो 9 तिया 27,000 रुपए बी की ख्याति आएगी। अब इस 27,000 रुपए की ख्याति बी को दी जाएगी। मतलब बी का पूंजी खाता क्रेडिट होगा। कौन देने वाला होगा, रिमेनिंग पार्टनर, मतलब बचे हुए कौन है, ए और सी है। तो ए और सी उसे 27,000 रुपए देंगे। किस अनुपात में देंगे, तो उनके प्राप्ति अनुपात में देने वाले हैं। अब प्राप्ति अनुपात क्या होगा, तो हमारे पास नया अनुपात है उनका बराबर बराबर और पुराना अनुपात भी दिया गया है। तो नए में से पुराना घटाएंगे तो हमें प्राप्ति अनुपात मिल जाएगा और उस 27,000 को हम प्राप्ति अनुपात में बांट देंगे। ठीक है। बस हमें यहाँ पर ये 2 जनरल प्रविष्टि करना है। पहले पुरानी ख्याति को अपलिखित करना है और दूसरी नई ख्याति का समायोजन करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन, इसको हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जर्नल का एक फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें हमें 2 जर्नल एंट्री करना है। 2 जर्नल एंट्री होगी। जब पुस्तकों में पुरानी ख्याति विद्यमान होती है तो उस विद्यमान ख्याति को हमें पुस्तकों से हटाना पड़ता है कि जो नया पार्टनर आता है
तो हिंदी वालों के लिए भी कोई कठिन जर्नल एंट्री नहीं है, वो अपने मन से कर सकते इसको। जर्नल एंट्री दिनांक, विवरण, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। नंबर 1 पहली वाली एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब पुरानी गुडविल कितनी है? 1,00,000 रुपए है। अब इस 1,00,000 रुपए की गुडविल को हमें क्या करना है? उनके बीच में बांट देना है। तो जो गुडविल है वो ए, बी और सी का जो पुराना रेशो है वो क्या है? वो है 2:3:5। इस अनुपात में हमें उस ख्याति को बांट देना है। तो 1,00,000 गुणित ए का हिस्सा है 2, टोटल हिस्से हो गए 10, तो 10 दूनी 20,000। इसी प्रकार से बी के हिस्से में 1,00,000 गुणित 3/10, तो 10 दिया 30,000 रुपये। और इसी प्रकार से सी का हिस्सा 5/10, ये हो जाएगा 50,000। 20, 30 और 50, तो 20,000 से ए का पूंजी खाता डेबिट हो गया, 30,000 रुपये से बी का पूंजी खाता डेबिट हो गया और 50,000 से सी का पूंजी खाता डेबिट हो गया। यहाँ पर हमने गुडविल राइट ऑफ, जो पुरानी गुडविल है उसका हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया, उसको अपलिखित कर दिया गया, ख्याति का अपलेखन। ठीक है। अब नई ख्याति जो है, अब जो नई ख्याति है उस नई ख्याति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नई ख्याति, अब यहाँ पर हमें त्याग और प्राप्ति, तो यहाँ पर प्राप्ति अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम प्राप्ति अनुपात निकाल लेते हैं कि भाई प्राप्ति अनुपात क्या है, क्योंकि हमारे पास पुराना अनुपात दिया है, नया अनुपात दिया है, तो हमें प्राप्ति अनुपात निकालना है। तो प्राप्ति अनुपात बराबर नया ऋण पुराना। अब ए, बी, सी में से बी तो चला गया, ए की प्राप्ति कितनी होगी? नया अनुपात क्या है? ये तो था क्या है? ये ओल्ड था। अब नया हिस्सा कितना हुआ? ए और सी का बराबर बराबर हो गया। तो नया कितना है? 1/2 और पुराना कितना है? 2/10। इसी प्रकार से सी का नया 1/2 और पुराना 5/10 को हल करेंगे। 10 एलसीएम आ गया, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 3/10 ये प्राप्ति आ गया। इसी प्रकार से इसका हम हल करेंगे, तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5, 0/10। इसका मतलब ये हुआ कि प्राप्ति किसने किया है? ए ने ही प्राप्त किया है। अब यदि एक ही साझेदार प्राप्त करने वाला होगा तो इसलिए ए का पूंजी खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब फर्म की ख्याति कितनी है? 27,000 रुपए है। यहां पर हम नीचे लिखते हैं फर्म की कुल ख्याति 90,000 रुपए है। अब फर्म की कुल ख्याति 90,000 है। अब इस 90,000 की ख्याति में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार बी की ख्याति कितनी होगी? तो बी की ख्याति होगी 90,000 गुणित 3/10, क्योंकि बी का हिस्सा 3/10 है, तो 9 तिया 27,000 रुपए। तो अब बी को 27,000 रुपए दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? उनके प्राप्ति अनुपात में। प्राप्ति अनुपात क्या बोल रहा है? केवल ए के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, मतलब ए का पूंजी खाता डेबिट होगा 27,000 रुपए से। ये 27,000 पूरा का पूरा कौन देगा? ए देगा। किसको देगा? बी को देगा। टू बीज कैपिटल अकाउंट 27,000 रुपए बी के पूंजी खाते में जमा होंगे और कौन देगा? ए देगा। कुल मिला के त्याग करने वाला साझेदार क्रेडिट होता है
और प्राप्त करने वाला साझेदार डेबिट होता है। इतना ध्यान आप हमेशा रखना। गुडविल एडजस्टेड, ख्याति का समायोजन हमने कर लिया। ये हो गया। दो जो है हमारा यहाँ पर दो प्रविष्टि हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, दो जनरल प्रविष्टि हो रही है। पहली पुरानी ख्याति को हमने राइट अप कर दिया, मतलब तीनों साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया, डेबिट कर दिया। और नई ख्याति उनके प्राप्ति अनुपात में हमने बांट दी। तो प्राप्ति अनुपात हमने निकाला तो क्या निकला कि ए ने ही केवल पूरा हिस्सा प्राप्त किया, इसलिए ए ही उसको ख्याति के हिस्सा देगा। तो ए का पूंजी खाता डेबिट और सी का पूंजी खाता क्रेडिट। आपको ये ध्यान रखना है जब भी ख्याति का समायोजन होगा तो त्याग करने वाला साझेदार क्रेडिट होगा और प्राप्त करने वाला साझेदार डेबिट होगा। इतना आप ध्यान रखेंगे तो आप ख्याति से संबंधित समायोजन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। रवि, सोम और मंगल ये तीन पार्टनर हैं। तो 3-5 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। अब 31 दिसंबर 18 को उनका चिट्ठा दिया गया है। सामान्य संचय 18,000, लेनदार 12,000, पूंजी है 20, 18 और 16। इधर भवन, फर्नीचर, देनदार और रोकड़। 1 जनवरी 2019 को मंगल अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब जो तीसरा पार्टनर है मंगल वो रिटायरमेंट ले रहा है। निम्नांकित को ध्यान में रखकर लाभ हानि समायोजन खाता मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। भवन व फर्नीचर में 5% की वृद्धि हुई है, मतलब भवन और फर्नीचर में 5% वृद्धि हुई है। पुनर्मूल्यांकन खाता जब बनाते हैं हमें मालूम है जब संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो डेबिट और वृद्धि होगी तो क्रेडिट। यहाँ वृद्धि हो रही है तो ये भवन फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। देनदारों पर 10% अशुद्ध ऋण संचय। देनदारों पर अशुद्ध ऋण संचय दायित्व में वृद्धि है और इसे हम कहाँ लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में। लेनदारों पर कटौती ये एक प्रकार से लाभ है और इसे हम क्रेडिट में लिखने वाले हैं। वैधानिक व्यय हेतु प्रावधान 200 रुपये, ये भी एक प्रकार से दायित्व में वृद्धि हो रही है और इसे भी हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर कुल मिलाकर इस प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है, लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। पूरी जानकारी हमारे सामने दी गई है। हम यहाँ पर केवल क्या बनाएंगे, लाभ हानि समायोजन खाता। ठीक है, चलिए तो लाभ हानि समायोजन खाता हम बना लेते हैं। लाभ हानि समायोजन खाता या उसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, या दूसरे शब्दों में पुनर्मूल्यांकन खाता ये भी बोला जाता है उसको। लाभ हानि समायोजन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट अंग्रेजी में, और पुनर्मूल्यांकन खाता। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता और लाभ हानि समायोजन खाता क्या है। तो लाभ हानि नियोजन खाता मतलब लाभ हानि का वितरण करने वाला, और लाभ हानि समायोजन मतलब संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन वाला। तो यहां हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता एज ऑन कौन सी तारीख है, 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018। हिंदी वाले लिखेंगे तो पुनर्मूल्यांकन खाता 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विवरण राशि, विवरण और राशि। ठीक, अब हमें मालूम है पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या लिखना है। अभी हमने सबसे पहली शर्त देखी थी, भवन और फर्नीचर में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर आएगा बाय बिल्डिंग। भाई भवन में वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, भवन कितने का है, 40,000 का है, तो 40,000 रुपए का 5% वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो जाएगी,
4 पंजे 20 मतलब 2000 रुपये की वृद्धि हो गई, ये लिख दिया हमने। इसके बाद में फर्नीचर में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो फर्नीचर हमारा है 20,000 रुपये का, तो 20,000 रुपये का 5% कितना होगा, 20 पंजे 100 मतलब 1,000 रुपये। 1,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। जो वृद्धि होगी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि क्रेडिट में लिखेंगे। दूसरा है, दूसरे नंबर का पॉइंट दिया गया है देनदारों पर अशुद्ध ऋण संचय बनाना है, 2PDR। देनदार कितने के दिए हैं, 15,000 रुपये के देनदार है। 15,000 रुपये के ऊपर हमें 10% डूबत ऋण प्रावधान बनाना है, तो 15,000 का 10% कितना होगा, 1,500 रुपये। इसे हम लिख देंगे डेबिट साइड में। तीसरे नंबर का पॉइंट है लेनदारों पर 5% कटौती, तो यहां पर आएगी क्रेडिटर्स। लेनदारों में कमी हो रही है 5% की। लेनदार कितने के हैं, 12,000 रुपये के हैं, तो 12,000 रुपये का 5% हम करेंगे, 12 पंजे 60 मतलब 600 रुपये। 600 रुपये हमने क्रेडिट में लिख दिया, क्योंकि लेनदारों में कमी एक प्रकार से फर्म के लिए लाभ होता है। चौथा नंबर का पॉइंट है वैधानिक व्यय हेतु प्रावधान 200, प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस। कानूनी व्यय हेतु प्रावधान कितने रुपए का, 200 रुपए का प्रावधान करना है, क्योंकि कोई भी कानूनी कार्रवाई करना होगी तो उस पर खर्च करना पड़ता है, उसके लिए पहले से ही ये एक प्रावधान बना लेते हैं। हमारे चारों पॉइंट हो गए। बस हमें क्या करना है, अब इसका बैलेंस निकाल देना है। कितना है, क्रेडिट पक्ष बता रहा है 3,600 रुपये और डेबिट पक्ष बता रहा है 1,700 रुपये। तो 3,600 रुपये में से 1,700 रुपये माइनस करेंगे, 16 में से 7 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 1,900 रुपये। ये 1,900 रुपये क्या आ रहा है, ये प्रॉफिट आ रहा है पुनर्मूल्यांकन पर, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है, रवि, सोम और मंगल हैं। रवि, सोम और मंगल। टोटल कितना हो गया, 3,600। अब इस 1,900 रुपये को हमें बांटना है तीनों के बीच में। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग है 2, 3, 5, मतलब रवि, सोम और मंगल। दो, 3 और 5। अब सबसे पहले रवि का हिस्सा कितना है, 1,900 गुणित 2/10, तो 19 दूनी 38, 380। सोम का हिस्सा कितना आएगा, 1,900 गुणित 3/10, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। और मंगल के हिस्से में कितना आएगा, 1,900 गुणित 5/10, 19 पंजे 95, 380, 570, 950, 380, 570 और 950। तो टोटल हो जाएगा हमारा 1,900 रुपये। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व में कमी इधर आता है क्रेडिट में, और संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व में कमी, दायित्व में वृद्धि डेबिट में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। XYZ एक फर्म में साझेदार है, वे समान अनुपात में लाभालाभ बांटते हैं। 31 दिसंबर 18 को उनका चिट्ठा दिया गया है। सामान्य संचय, लेनदार और पूंजी, रोकड़, बैंक में शेष, स्टॉक, देनदार, फर्नीचर और भवन। अब आगे क्या दिया है, आगे दिया है जेड ने, मतलब XYZ में से जो तीसरा पार्टनर है उसने जनवरी 2019 का अवकाश ग्रहण किया। फर्म की ख्याति 22,500 रुपये आकी गई।
जेड को देय राशि की गणना कीजिए। तो जब जो इसमें जो एक्स वाई जेड में से जो तीसरा पार्टनर है उसको कितनी राशि का भुगतान करना है इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके ऋण खाते में अंतरित कीजिए और वो राशि उसके ऋण खाते में ट्रांसफर करना है। जेड के ऋण का भुगतान 4 समान किस्तों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाएगा। जेड को जो ऋण राशि है उसका ऋण खाता बनाना है और 4 समान किस्तों में उसे प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाएगा। जेड का ऋण खाता 4 वर्षों के लिए खोलिए। यहां पर हमें क्या करना है, लास्ट में क्या बोला है, जेड का ऋण खाता 4 वर्षों के लिए खोलिए। हमें जेड का ऋण खाता बनाना है और उसको देय राशि की गणना करना है। ठीक है, तो हमें दो बातें तो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो जेड को कितनी राशि दी जाएगी और दूसरा उसका ऋण खाता। तो हम यहाँ पर पहले तो एक ऋण खाते का फॉर्मेट खींच लेते हैं। जेड का ऋण खाता, ये 4 वर्ष का हमें ऋण खाता बनाना है। हम एक ही पेज पर उसको करने की कोशिश करेंगे। जेड का ऋण खाता, अब उसे जो पेमेंट करना है, जैसे अभी हमने बनाया था एक, आप लोगों को याद हो, एनुअल सस्पेंस अकाउंट, वार्षिकी उच्चंत खाता हमने बनाया था, बस वैसे ही अभी हमें ये बनाना है। जेड्स लोन अकाउंट, जेड का ऋण खाता, जो बच्चा हिंदी में करेगा वो लिखेगा जेड का ऋण खाता। दिनांक पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गया। फिर डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ये बन गया जेड का ऋण खाता। अब सबसे पहले तो हमें जेड को देय राशि की गणना करना है। जेड को देय राशि की गणना, तो उसको कितनी राशि दी जाएगी ये तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो नंबर एक तो हम उसको क्या देते हैं, उसके हिस्से की पूंजी दी जाएगी। तो उसके हिस्से की पूंजी कितनी है, 12,000 रुपए है। ठीक, यहां हमने लिख दिया 12,000 रुपए। फिर चिट्ठे के अकॉर्डिंग संचय भी दिया है 13,500 और उनका लाभ अनुपात समान है। तो 13,500 रुपए तीनों साझेदार में बराबर बराबर बटेगा। 13,500 तीनों साझेदारों में बराबर बराबर बटने वाला है। तो कितना है, 13,500 रुपए को 3 भाग में बांट देते हैं। 13,500 भागे 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4500 रुपए। मतलब ये आ गया सामान्य संचय। सामान्य संचय ये आ जाएगा 1,500 रुपए। इसके बाद को दी जाने वाली ख्याति, ख्याति उस दिन 22,500 रुपए आकी गई। अब 22,500 रुपए में उसका हिस्सा कितना होगा, बराबर बराबर होगा, मतलब 3 भागों में इसको भी बांटेंगे। 3 7 21, 3 पंजे 15, मतलब जेड की ख्याति कितनी होगी, 7,500 रुपए होगी, जो उसे कौन देगा, प्राप्त करने वाला साझेदार देगा। तो 3 बातें तो आ गई, पूंजी उसको मिल गई, उसके हिस्से का सामान्य संचय मिल गया, उसको दी जाने वाली ख्याति निकाल ली हमने। ठीक है, अब और क्या बचा इसके अलावा, ये 3 चीजें को
हमारे द्वारा दी गई है। टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा उसका? 12, 7, 8 और 9, तब 12, 13 और 7, 20 और 1, 21,000 रुपये। 21,000 रुपये उसको ड्यू राशि आ रही है। अब ये 21,000 रुपये जो ड्यू राशि है उसे 4 समान किस्तों में हमें देना है। चार समान किस्तों में मतलब बच्चों का 20, 12, 13, 7, 20 और 21। लाभ कहाँ गया? रोकड़ 2,000, बैंक में 1,000, 12,000। इस 1,000 पर 8% ब्याज वर्ष के अंत में भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? सेठ ने अवकाश ग्रहण किया जनवरी 19 में, तो जनवरी 19 से हम उसको 21,000 आ रहा है, तो वर्ष के भुगतान करें। ठीक है, 2019 देखो यहाँ पर आएगा 2019 जनवरी 1 को बाय सेट्स कैपिटल अकाउंट। ये पूंजी खाते से हम लेकर आए कितना? 21,000 रुपये। अब हम दिसंबर 31 को इस पर इंटरेस्ट भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो दिसंबर 31 में पहले 21,000 गुणित 8 कितना हो गया? 8 दूनी 16, मतलब 1,680 रुपये। 1,680 रुपये अब 4 समान किस्तों में हमें भुगतान करना है इसको ब्याज सहित। इक्कीस हजार बटे 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5,250 और 1,680 रुपये। 5,250 और 1,680 रुपये, ये दो चीजें उसको भुगतान करना है। 8, 5, 13, 6, 2, 8 और 1, 9, 6,930। तो 2019 दिसंबर 31 को टू कैश अकाउंट 6,930 और उसी तारीख को बैलेंस कैरी डाउन कितना बचेगा? बैलेंस निकालेंगे तो इस 22,680, 22,680 में से 6,930 घटा दिया। 22,680, 6,930, 5, 16 में से 9 गया, 7, 11 में से 6 गया, 5, 15,750 रुपये। 15,750 रुपये।
22,680। 2020 जनवरी 1 को बैलेंस लाया गया 15,750 रुपये। अब इस 15,750 रुपये पर दिसंबर 31 में इंटरेस्ट की गणना होगी। 15,750 गुणित 8 कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 60, 8 पंजे 40 और 6 46, 8 एकम 8 और 4 12, 1260 रुपये। यह आ गया ब्याज। अब 2020 दिसंबर 31 को मुझको पेमेंट करेंगे। 5,250 तो पेमेंट हो गई और साथ में ब्याज जुड़ जाएगा। 5 और 6 11, 6,510 रुपये। ठीक है, और इसी तारीख को हम निकालेंगे इसका बैलेंस। कितना आ जाएगा बैलेंस? पाँच और 6 11, 7 और 2 9 10, 5 6 7, 17,010 में से 17,010 में से 6,510 रुपये माइनस किए 5, 10,500। ये हो गया 17,010। 2021 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्राउट डाउन 10,500। अब 10,500 रुपये के ऊपर फिर हम ब्याज निकालेंगे तीसरे साल का। तो 10,500 गुणित 8, 840 रुपये। ये हो जाएगा दिसंबर 31 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 840 और 2021 दिसंबर 31 टू कैश अकाउंट 5,250 और 840, 9 8 2 10, 6,090 रुपये। ये पेमेंट करने के बाद टू बैलेंस कैरी डाउन शेष ले जाया गया। इतना शेष आ जाएगा को जोड़ेंगे 4 8 5 13, 11,340। तो 11,340 माइनस 6,090, 14 में से 9 गया 5, तो 11 में से 6 गया 5, 5,250 रुपये। तो ये 5,250 बचा 11,000। 2022 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्राउट डाउन 5,250 रुपये। अब दिसंबर 31 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 5,250 गुणित 8/100, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 पंजे 40 और 2 42, 420 रुपये। अब 2022 दिसंबर 31 को टू कैश अकाउंट कितना टोटल पेमेंट कितना करना है? 5,250 ब्याज सहित 5,670 रुपये बराबर अकाउंट। अब कोई बैलेंस नहीं बचा।
5,670 और 5,670, ये 4 साल का उसका ऋण खाता बन गया। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, उसको देय राशि निकाली। उसको देय राशि कौन कौन सी आ रही है, एक तो पूंजी दी जाएगी प्रश्न के अकॉर्डिंग, सामान्य संचय दिया जाएगा 1,500 रुपये और उसके हिस्से की ख्याति 7500, तो टोटल हो गया 21,000 रुपये। 21,000 रुपये उसके पूंजी खाते से हम यहाँ लेकर आए ऋण खाते में 1 जनवरी 2019 को। अब प्रश्न के अनुसार उसे 8% ब्याज सहित 4 किस्तों में उसको भुगतान करना है। तो 21,000 की जो 4 किस्त है वो हमारी क्या बनी, 21,000 को जब हम 4 भागों में बांटेंगे तो 21,000 गुणित भागित 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब 21,000 की जो 4 किस्तें हैं वो कितनी बनी, 5,250, 5,250, 5,250। यदि आप यहाँ पर देखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5,250 प्लस 1,680 ये ब्याज सहित। इसी प्रकार से 5,250 प्लस 1,260 ये भुगतान किया है उसको हर महीने हर साल। 5,250 प्लस 840 और 5,250 प्लस 420 हर साल उसकी 5,250 की किस्त तो हमने दी ही है। साथ में भाई 1 जनवरी को ये शेष था, इसके ऊपर हमने 8% ब्याज लगाया 1,680। अब उसको वर्ष के अंत में पेमेंट कितना किया, किस्त तो दी ही, साथ में ये ब्याज भी दिया। बैलेंस बच गया 15,750 यहाँ आया। अब इसके ऊपर हमने ब्याज लगाया 1,260 रुपये। उसको किस्त 5,250 की तो दी, साथ में वो ब्याज 1,260 भी दे दिया। फिर ये बैलेंस आया 10,500, 10,500 में पर फिर ब्याज लगाया 8%, 840। अब हमने 5,250 की किस्त दी और साथ में ये ब्याज भी दिया, बचा 5,250। 5,250 में फिर ब्याज लगाया 420 रुपये, 5,250 प्लस 420 रुपये ब्याज सहित। तो अब इधर भी 5,670, इधर भी 5,670, उसका कोई बैलेंस नहीं बचा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है था डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी हमने इसको कंप्लीट किया है। इस प्रकार से 4 वर्ष का हमें यहाँ पर ऋण खाता बनाना है। ऋण खाता मतलब पहले हमने उसको देय राशि निकाली, ये वाली देय राशि निकाली और उसके बाद हमने उसका ऋण खाता बनाया। ठीक है, तो इसके संबंध में और कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट्स करिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज 13 नंबर तक का क्वेश्चन हमने किए। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं और भी कुछ बचे होंगे तो उनको हम कल की क्लास में कर लेंगे। आज हमने जो 3 क्वेश्चन किए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर हमने एक सस्पेंस अकाउंट भी बनाया, लोन अकाउंट भी बनाया, पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाया, नया अनुपात प्राप्ति अनुपात निकालना भी। ये यूनिट जो है, ये यूनिट में से 2 नंबर 4 नंबर वाला आने वाला है, मतलब इसकी आपको फुल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, गुड।